क्या आपने कभी सोचा कि कोई जिस चेहरे को कभी चूमा करता था, एक रोज उसे मारने के बाद वो उसके सिर के सामने बैठकर सिगरेट के कश लगाए? दिल्ली के मेहरौली के उस फ्लैट में यही हो रहा था। उस कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी थी और उसके पास बैठा आदमी ऐसे सांसें ले रहा था जैसे मानो कुछ भी नहीं हुआ। घर पे फ्रिज चल रहा था, पंखा घूम रहा था, बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही थी। बाद में उसी फ्रिज में उस लड़की को काट काट कर उसके टुकड़ों को रख दिया गया। लेकिन वो हत्यारा उसी घर में रह रहा था, उसी बिस्तर पर जिस पर उसने उस लड़की का कत्ल किया था वो सो रहा था, और उसी घर में 18 दिनों तक मौत को छिपाकर वो जीता रहा। यह कहानी है श्रद्धा वॉकर की। मारने वाला शख्स उसका आशिक था। उसके हत्यारे के लिए यह पूरी प्लानिंग थी। और सबसे डरावनी बात इस कहानी में यह नहीं कि उसकी हत्या हुई थी, सबसे डरावनी बात जो थी वो ये कि हत्या के बाद भी उस कमरे में एक नॉर्मल जिंदगी चलती रही। उस घर में हर सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती, लेकिन अब वो किसी को जगा नहीं रही थी। दीवारें सब जानती थी। फ्रिज जिस्म के टुकड़ों को संभाले खड़ा था, और हर हवा में ऐसा रास तैर रहा था जिसे कोई नाम नहीं देना चाहता था। उस कमरे में मौत खत्म नहीं हुई थी, वो वहीं रह गई थी, रोज सांस लेती हुई, रोज छुपाई जाती। श्रद्धा और आफताब की कहानी में जब पुलिस ने आफताब को पकड़ा और पूछताछ की तो आफताब ने पुलिस को बड़े ठंडे दिमाग से बताया कि उसकी यह खौफनाक कला किसी टीवी शो डेक्स्टर से प्रेरित थी। यह एक ऐसा शो है जहां मुख्य किरदार बड़ी सफाई से शरीर के हिस्से करता है और उन्हें फिर सुनसान जगहों पर ठिकाने लगाता है। आफताब ने उस काल्पनिक कहानी को हकीकत का खौफनाक रूप दिया। उसने घंटों बैठकर उस शो को देखा और फिर यह सीखा कि खून को साफ कैसे किया जाता है, शरीर के जोड़ों को कैसे काटा जाता है ताकि कोई भी सुराग न बचे। लेकिन हकीकत और पर्दे के पीछे एक बड़ा अंतर होता है। असली जिंदगी में डेक्स्टर का अंत होता है, लेकिन आफताब अभी भी जी रहा है। तिहाड़ जेल में बैठकर वो शतरंज खेलता है, मानो जैसे किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। जिन्होंने तिहाड़ में आफताब को देखा वो कहते हैं कि उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, एक अजीब सी जीत की चमक है, मानो जो वो चाहता था उसे उसने अंजाम दे दिया। श्रद्धा की कहानी में कम लोग ये जानते हैं कि श्रद्धा ने 2 साल पहले ही अपनी मौत का प्रीव्यू लिख दिया था। साल 2020 में उसने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें साफ शब्दों में दर्ज था कि आफताब उसे मार डालेगा, उसके टुकड़े कर देगा, कचरे की तरह उसे फेंक देगा। ये शब्द आज किसी डरावनी भविष्यवाणी की तरह लगते हैं। श्रद्धा को अपनी मौत की आहट पहले ही मिल गई थी, लेकिन वो प्यार और भरोसे की उस मकड़जाल में फंसी थी जहां से निकलना नामुमकिन हो गया। पुलिस भी उस वक्त इस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, और फिर 2 साल बाद ठीक वही होता है जो श्रद्धा ने डरते हुए लिखा था। जैसे मानो मौत ने बहुत पहले ही उसकी डायरी के पन्नों पर खूनी हस्ताक्षर कर दिए थे। आफताब ने श्रद्धा को सिर्फ मारा नहीं, उसके वजूद को मिटाने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश। उसने श्रद्धा के चेहरे को ब्लोटॉर्च से पूरी तरह झुलसा दिया। वो चेहरा जिसे वो कभी प्यार से चूमता था, अब पहचान मिटाने के लिए उसे बड़ी बेरहमी से जलाया जा रहा था। फ्रिज के अंदर जब लाश के हिस्से जम रहे थे तो उस पर जलते हुए मांस की गंध पूरे फ्लैट की हवा में फैल गई होगी, लेकिन आफताब ने अगरबत्तियों और रूम फ्रेशनर के पीछे उस गंध को भी दबा दिया। तो आप सोचिए कि कोई आदमी उस धुएं के बीच बैठकर शांति से अपना खाना खा रहा है। उसने श्रद्धा की उंगलियों को भी जला दिया ताकि कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसके फिंगरप्रिंट तक न पहुंच सके। उस फ्रिज का दरवाजा भी रोज खुलता था, कभी पानी निकालने के लिए, कभी बियर के लिए, कभी रात के खाने के लिए। यह कल्पना करना भी रूह कपा देता है कि उसी फ्रिज के शेल्फ में श्रद्धा के कटे हुए हाथ और पैर रखे थे और दूसरे शेल्फ में आफताब का खाना। आफताब ने पुलिस के सामने एक ऐसी बात कही जो पत्थर दिल इंसान को बहला दे। उसने कहा था कि श्रद्धा मेरे साथ हमेशा रहेगी, फ्रिज में सजी हुई। श्रद्धा की मौत के कुछ दिनों बाद आफताब फिर से डेटिंग एप्स पर सक्रिय हो गया। वो दूसरी लड़कियों को भी अपने फ्लैट पर बुला रहा था, अपनी बातों में उलझा रहा था। उसी बिस्तर पर उनके साथ भी बैठ रहा था जिसके पास फ्रिज में उसकी पुरानी प्रेमिका के टुकड़े सड़ रहे थे। वो लड़कियां भी अनजाने में उसी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी रही थी जहां एक और लड़की की जिस्म के टुकड़े पड़े थे।
जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी कांच की दीवार थी। जब आफताब का नार्को टेस्ट हुआ और सच्चाई की परतें खुली तो जांच करने वाले अफसरों की रूह कांप गई। आफताब की आवाज में ना कोई कंपन था, ना कोई पछतावा। वो बहुत ही सपाट तरीके से बोल रहा था, जैसे किसी रेसिपी के बारे में बता रहा हो। उसने स्वीकारा कि मैंने गला दबाया, आरी से काटा, उसे पैक करके फ्रिज में रखा। वो हर सवाल का ऐसे जवाब दे रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा काम पूरा करके आया हो। मनोवैज्ञानिक भी हैरान थे कि कोई इंसान इतना ठंडा कैसे हो सकता है कि वो अपनी प्रेमिका के जिस्म के टुकड़े करने की कहानी को किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह सुनाए। उसके लिए श्रद्धा एक इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज बनकर रह गई थी। दिल्ली पुलिस जब महीनों बाद उस फ्लैट की तलाशी लेने पहुंची तो पहली नजर में वहां सब सामान्य दिखा, सब साफ सुथरा दिखा। आफताब ने फिनाइल का इतना इस्तेमाल किया था कि कहीं भी खून का एक धब्बा नहीं दिख रहा था। लेकिन जब पुलिस ने रसोई और बाथरूम की टाइल्स को खाड़ा तो उसके नीचे के पुराने खून के और गहरे दाग मिले। हजारों लीटर पानी और तेजाब के बहाव के बावजूद वो फर्श अपने भीतर मौत के निशान को छिपाए हुए था, जैसे मानो वो घर खुद चीख चीख कर कह रहा हो कि यहां एक मासूम की जान ली गई थी। उन दागों ने आफताब के हर सफेद झूठ को बेनकाब कर दिया। आज आफताब जेल की सलाखों के पीछे शतरंज की चालें सोचता है। शायद वो वहां भी अपनी अगली जीत की योजना बना रहा हो। लेकिन मेहरौली का वो फ्लैट आज भी एक खौफनाक स्मारक की तरह खड़ा है। आसपास के लोग आज भी वहां से गुजरने में डरते हैं। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां आज भी आवाजें आती हैं। वो फ्रिज उसकी दरिंदगी गवाह था। दिल्ली की सर्द रातों में मेहरौली का वो जंगल भी खामोश है, लेकिन शायद मिट्टी के नीचे दबे वो टुकड़े अब भी सवाल पूछते हैं। श्रद्धा की कहानी हर उस इंसान के लिए डरावना सबक है जो बंद कमरों में हो रही हिंसा को खामोशी से सहता रहता है। ये कहानी जो खत्म होकर भी जिंदा है, यह कहानी जो आपको यह एहसास कराती है कि ये जो भरोसे वाले लोग होते हैं यही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। श्रद्धा ने भी अपने माता पिता से ज्यादा भरोसा आफताब पर किया था, और फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास में सबक के तौर पर दर्ज हो गया। ये कहानी श्रद्धा वाकर आफताब की थी। कोई और किस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और क्राइम बुक से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।